नमस्कार। आज के वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम अभी कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने अपने पूर्व के वीडियो में मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को देखा, जिसके अंतर्गत विकास क्रम जो है वो वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति से होकर गुजरता है। यानी विकास जो है वो टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इसी क्रम में आज हम दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जो कि मार्क्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, इसके अंतर्गत मार्क्स का मानना था कि जो सामयिक विकास है उसके संबंध में इतिहास की आर्थिक व्याख्या शब्द प्रयुक्त करना ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं और किसी भी राजनीतिक संगठन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अपने विचार क्रम को और अधिक स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहते हैं कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास क्रम चलता रहता है। यह चूँकि गतिमान है, परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तनशीलता का परिणाम होता है कि हमारे जीने के ढंग में परिवर्तन चलता रहता है। मार्क्स इस आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक जो अवस्थाएं आ चुकी हैं या अब जो आएंगी, उनको कुल 6 अवस्थाओं के अंतर्गत देखता है। प्रथम 4 अवस्थाएं जो हैं उनसे समाज गुजर चुका है, यह मार्क्स की मान्यता है, और शेष 2 अवस्थाएं अभी आनी शेष हैं। तो मानव इतिहास की वो अवस्थाएं 6, जिनमें से 4 हो चुकी हैं और 2 मार्क्स के अनुसार अभी आने वाली हैं। इसके अंतर्गत पहली अवस्था मार्क्स ने बताई है आदिम साम्यवादी अवस्था, यानी वो अवस्था जिसमें व्यक्ति जंगली जीवन जीता था। पत्थर के औजार, धनुष बाण जो थे वो उत्पादन के मुख्य साधन थे। शिकार करता था, मछली मारता था, वनों से कंदमूल एकत्र करना यह उसका व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने के लिए जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति ज़रूरी थी और इसीलिए मनुष्य जो था वो झुंड बनाकर रहता था। इस अवस्था में उत्पादन के साधन जो थे वो समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी। कोई एक व्यक्ति संपत्ति का अर्जन नहीं करता था, बल्कि पूरे समूह में उस संपत्ति के को माना जाता था। इस अवस्था में किसी के पास कोई अपनी संपत्ति नहीं थी, कोई विवाह प्रथा नहीं थी, कोई परिवार नाम की संस्था नहीं थी, यानी सभी समान थे, कोई किसी का शोषण नहीं करता था और इसीलिए मार्क्स ने इसे आदिम साम्यवादी अवस्था कहा है। दूसरी अवस्था जो मार्क्स ने बताई वो है दास अवस्था। धीरे धीरे विकास हुआ, व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगा, दस्तकारियों का उदय हुआ। अब समाज में निजी संपत्ति के विचार का भी उदय हुआ, श्रम विभाजन भी उत्पन्न हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार किया गया, उन्होंने दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाया और बलपूर्वक कार्य करवाने लगे। इस तरह आदिम समाज में जहाँ स्वतंत्रता और समानता थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। समाज में स्वामी और दास 2 अलग अलग वर्ग विभाजित हो गए और स्वामियों के द्वारा दासों का शोषण होना आरंभ हो गया। तीसरी अवस्था सामंती अवस्था। अब धीरे धीरे विकास क्रम चलने लगा, उत्पादन के साधनों में और उन्नति हुई, लोहे के हल, करघे आदि का चलन प्रारंभ हो गया, खेती, कपड़ा बनाने के उद्योग विकसित हुए। उत्पादन के साधनों के सफल प्रयोग के लिए यह भी जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करें। अब दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध बनने लगे और इसे ही सामंती अवस्था कहा जाने लगा। इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत
जो सामंत थे वो समस्त भूमि आदि उत्पादन के साधनों पर के स्वामी होते थे, लेकिन भूमि पर खेती का कार्य जो थे वो किसान और दस्तकारी का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाने लगा। इस प्रकार किसानों पर सामंतों का नियंत्रण जो था वो दास प्रथा की अपेक्षा कम था, लेकिन शोषण जो था वो इतना अधिक हो गया जितना कि दास अवस्था में भी नहीं था। इस प्रकार शोषक और शोषितों के बीच संघर्ष जो था वो आरंभ हो गया। चौथी अवस्था जो कि मार्क्स ने बताई आ चुकी है, पूंजीवादी अवस्था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई, उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया और इस अवस्था में पूंजीपति जो था वो उत्पादन के साधनों का स्वामी माना गया, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य अभी भी कौन करता था? श्रमिकों के द्वारा किया जाता था। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा और श्रमिक वर्ग जो थे वो उस जो उत्पादन की वस्तु थी उसे वो पूंजीपति मतलब उस पर पूंजीपतियों का ही पूर्ण नियंत्रण था। श्रमिक कार्य करता था लेकिन उसे उस कार्य का उचित मुआवजा भी नहीं मिलता था। इस प्रकार पूंजीपतियों के द्वारा जो श्रमिक वर्ग था उसका बहुत अधिक शोषण होने लगा और इस शोषण के परिणाम स्वरूप दो वर्ग, एक शोषक वर्ग और एक सर्वहारा शोषित वर्ग, इस प्रकार से दो वर्गों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया और ये माना गया कि इस संघर्ष की चरम परिणति जो थी वो पूंजीवाद को समाप्त कर देगी। यह मार्क्स की मान्यता थी कि जब पूंजीपति बहुत अधिक शोषण करने लगेंगे तो श्रमिक उनके विरुद्ध विद्रोह कर देंगे, क्रांति कर देंगे और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाएगा। पांचवी अवस्था जो कि श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्ववाद की अवस्था। अब इसमें क्या होगा? मार्क्स कहता है कि चार अवस्थाएं उससे इतिहास गुजर चुका है, लेकिन अब जो पांचवी अवस्था है वो आएगी। वो कैसे आएगी कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रतिक्रिया होगी और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा? पांचवी अवस्था यानी श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था जो है वो आ जाएगी। अब श्रमिक वर्ग जो है वो उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार कर लेगा और इसी के साथ पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार पांचवी अवस्था में मार्क्स श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की बात करता है। चूँकि मार्क्स पूंजीपतियों का विरोधी था और श्रमिकों का समर्थक था, इसलिए वह पांचवी अवस्था को श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था कहता है। इसके पश्चात अंतिम अवस्था के रूप में साम्यवादी अवस्था का वर्णन किया है। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी तत्वों का जब पूर्ण विनाश हो जाएगा, इसके पश्चात जो अवस्था आएगी वो साम्यवादी अवस्था होगी, यानी राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज की अवस्था। इस साम्यवादी अवस्था को विस्तार के साथ उसने वर्णित नहीं किया, बल्कि केवल दो लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण उसने क्या बताया है कि समाज राज्यविहीन, वर्गविहीन होगा। इसमें शोषक शोषित ये दो वर्ग नहीं होंगे, केवल और केवल कौन सा वर्ग रहेगा? श्रमिकों का वर्ग रहेगा। और राज्य चूँकि एक वर्गीय संस्था है, अतः वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। और दूसरा जो उसने लक्षण बताया है कि समाज के अंदर वितरण इस प्रकार से होगा कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसे आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से साम्यवादी अवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के द्वारा मूलभूत जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत 6 अवस्थाओं का वर्णन किया और उसमें से भी उसने माना कि 4 अवस्थाएं तो आ चुकी हैं, लेकिन 2 अवस्थाएं अभी आनी शेष है। इस आधार पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या के कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। वो क्या हैं? नंबर 1, सामाजिक विकास के निश्चित नियम। सामाजिक जीवन के
का जो परिवर्तन है वो ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों या कार्यों के परिणाम नहीं होते, न ही संयोग से होते हैं, वरन कैसे होते हैं, सामाजिक विकास के निश्चित नियम होते हैं। यानी सामाजिक विकास क्रम का नियम है कि चूँकि प्रकृति परिवर्तनशील है, गतिशील है, तो उसी के अनुसार समाज व्यवस्था में भी परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था पर उसी का आधिपत्य जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था जो है उस पर उसी वर्ग का आधिपत्य होगा जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त होगा। तीसरा निष्कर्ष जो निकला वो है वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी। यहाँ वर्ग संघर्ष जो है वो मानवीय इतिहास की कुंजी के रूप में स्वीकार किया गया। दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन करने का कार्य किया है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। लेकिन साम्यवादी युग में चूँकि जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो गई तो वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। चौथा जो निष्कर्ष है सामाजिक व्यवस्था का उत्पादन स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर। जो सामाजिक व्यवस्था है वो उत्पादन की स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर मानी गई है। उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर जो राज्य है वो शोषक वर्ग की आवश्यकताओं को चूँकि पूरा नहीं कर पाता और यही कारण है कि राज्य की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। और पांचवी और अंतिम जो निष्कर्ष है वो है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद के आगमन की संभावना को व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से इतिहास की आर्थिक व्याख्या के निष्कर्ष के माध्यम से हम कह सकते हैं कि समाज जो है वो निरंतर परिवर्तनशील गतिशील अवस्थाओं से होकर चलता है और यही कारण है कि इतिहास प्रत्येक समय के साथ अलग अलग अवस्थाओं के दौर से गुजरता है। चूँकि इतिहास की आर्थिक व्याख्या का प्रतिपादन मार्क्स के द्वारा किया गया, लेकिन बहुत सारी इसके लक्षण बताए गए, निष्कर्ष बताए गए, उसके बावजूद इसकी आलोचना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आलोचना के जो कतिपय बिंदु हैं उनमें से पहला है आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। आलोचक ये मानते हैं कि मार्क्स ने जिस समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्व को महत्व दिया है वो आवश्यकता से अधिक दिया गया है। यह बात सत्य है कि वर्तमान समय में आर्थिक तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, लेकिन ऐसा होते हुए भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सामाजिक व्यवस्था केवल और केवल आर्थिक तत्व पर आधारित होती है। आर्थिक तत्व के अतिरिक्त अन्य तत्व भी होते हैं जिनका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था के ऊपर पड़ता है, जिसका मार्क्स के द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो है आर्थिक आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या नहीं। चूँकि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का आधार आर्थिक तत्व नहीं माना जा सकता, इसलिए यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि प्रत्येक ऐतिहासिक संघर्ष जो है वो उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का परिणाम होते हैं। जैसे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण आर्थिक साम्राज्यवाद जरूर था, लेकिन राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी इसमें महत्वपूर्ण था। इसी तरह से महाभारत का युद्ध केवल आर्थिक तत्वों का परिणाम नहीं था, बल्कि द्रौपदी के द्वारा कहे हुए वो व्यंग्यात्मक शब्द थे कि अंधे का पुत्र एक सफ़ेद चिकने संगमरमर के फर्श और पानी के गड्ढे में कोई अंतर नहीं कर पाया, यानी अंधे का पुत्र अंधा होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे मराठों का जो पतन हुआ, भारत का विभाजन, अरब इजराइल युद्ध, मेवाड़ के युद्ध, पद्मिनी के द्वारा जो जौहर किया गया, या गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, ये सब जो घटनाएं हैं वो आर्थिक व्याख्या के आधार पर नहीं हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनका एकमात्र आधार जो है वो आर्थिक व्याख्या आर्थिक आधार नहीं कहा जा सकता। तीसरी आलोचना है संयोग के तत्व की उपेक्षा। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में
संयोग के तत्व को भुला दिया है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि 1768 में कोर्सिका, जहाँ पर नेपोलियन महान उत्पन्न हुआ था, अगर फ्रांस के साथ नहीं मिलाया गया होता तो नेपोलियन इटली का नागरिक होता और न केवल फ्रांस वरन समस्त यूरोप का इतिहास ही दूसरा होता। इसी तरीके से 1917 में जर्मन सरकार ने लेनिन को रूस जाने की आज्ञा नहीं दी होती तो रूसी क्रांति का रूप कुछ और होता। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने विवाह किया होता, उसके संतान होती तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एकीकरण कभी भी संभव नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम में कुछ घटनाएं संयोग के कारण होती हैं और उस संयोग के तत्व की मार्क्स के द्वारा उपेक्षा की गई है। अगला आता है इतिहास के कालक्रम का निर्धारण नहीं। मार्क्स के द्वारा आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत इतिहास का एक काल निर्धारण किया गया है। जैसे कि उसने आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी, सर्वहारा का अधिनायकवाद और साम्यवादी युग, इस प्रकार से 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और वह कहता है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद पूंजीवाद के पूर्ण विकास के बाद आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। 1917 से पूर्व जार का जो रूस था वो एक पूंजीवादी राज्य नहीं बल्कि कृषि प्रधान राज्य था। तो इस प्रकार से आवश्यक नहीं है कि जैसा मार्क्स के द्वारा घटनाओं का वर्णन किया गया है उसी प्रकार से क्रांति हुई हो या अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ हो। अगला है आर्थिक संबंधों का निर्धारण राजनीतिक शक्ति द्वारा। मार्क्स के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि आर्थिक प्रणाली सदैव राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सिद्धांतों को जन्म देती है, लेकिन व्यवहार में यह आता है कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा आर्थिक प्रणाली का जन्म होता है। जैसे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड में यद्भाव्यम नीति या जिसे हम व्यक्तिवादी नीति कहेंगे, विचारधारा कहेंगे, इसका प्रतिपादन हुआ, यानी आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। इसी तरह 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी दर्शन के प्रभाव से नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो आर्थिक संबंधों का निर्धारण राजनीतिक शक्ति के द्वारा किया जाता है। अगला है और अंतिम, इतिहास का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं। मार्क्स ने एक कालक्रम बताया इतिहास का कि किस प्रकार से एक अवस्था, फिर दूसरी अवस्था और अंत में साम्यवादी अवस्था, जिसके अंतर्गत वो पूरी तरीके से इतिहास को समाप्त कर देता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इतिहास का विकासक्रम राज्य विहीन समाज पर आकर रुक जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गतिशीलता जो है वो पदार्थ का स्वाभाविक गुण है और उसमें हर समय परिवर्तन होगा, उत्पादन के साधन भी बदलेंगे, सामाजिक परिस्थितियों में भी बदलाव आएगा, वर्ग विहीन समाज जो है उसका भी प्रतिवाद उत्पन्न होगा, यानी साम्यवाद भी समाप्त हो जाएगा। तो सत्य तो यह है कि मार्क्स ने विश्व इतिहास का सीमित अध्ययन किया और यही कारण है कि उसके सिद्धांत जो हैं वो दोषों से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार इतिहास की आर्थिक व्याख्या के विविध आधारों पर हमने आलोचना देखी, लेकिन इसमें भी एक सत्य का अंश विद्यमान है कि मार्क्स ने अपनी इस धारणा के आधार पर इतिहास के आधार को व्यापक स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। यद्यपि आज आर्थिक तत्व को इतिहास का भले ही एकमात्र निर्धारक तत्व नहीं माना जाए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक तत्व की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन संभव नहीं है। वस्तुतः इतिहास की आर्थिक व्याख्या समाजशास्त्र को मार्क्स की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है।